दोस्तों, आज हम 20वीं सदी के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। एक ऐसे विशाल साम्राज्य के पतन की कहानी जिसने दशकों तक आधी दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ की। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इसके बिखरने से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में क्या और कैसे बदलाव आए। जरा सोचिए, 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी तो वो सिर्फ ईंट और कंक्रीट का ढहना नहीं था। ये शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के खत्म होने का एक ऐसा नाटकीय विजुअल था जिसने एक ऐसी ऐतिहासिक चेन रिएक्शन को शुरू कर दिया जिसे रोकना फिर किसी के वश में नहीं रहा। अब यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति भला लगभग रातों रात कैसे गायब हो सकती है? एक ऐसा देश जिसके पास बेहिसाब परमाणु हथियार और इतनी विशाल सेना थी, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? सच में ये एक बेहद दिलचस्प पहेली है। तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम सोवियत प्रणाली, गोर्बाचेव के उठाए गए कदम, पतन के कारण, शॉक थेरेपी के दर्दनाक झटके, नए देशों के उदय और भारत के साथ उनके रिश्तों पर एक झटपट नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सोवियत सिस्टम, जिसे हम इस कहानी का मरीज कह सकते हैं, और देखते हैं उसके क्या लक्षण थे। आपको याद ही होगा, 1917 की रूसी क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन और उनके साथियों ने एक बिल्कुल नया प्रयोग किया था। पूंजीवाद को हटाकर उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था डिजाइन की जो पूरी तरह से सरकार यानी स्टेट के कंट्रोल में थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का नामो निशान मिटा देने का मानव इतिहास का शायद ही सबसे बड़ा प्रयास था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? जोसेफ स्टालिन और लियोनिद ब्रेजनेव जैसे नेताओं के आते आते ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बेहद सख्त और भारी भरकम नौकरशाही में बदल गया। सारी पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई और असहमति या विरोध की तो जैसे कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। और इसका नतीजा बहुत भारी पड़ा। एक तरफ हथियारों और न्यूक्लियर रेस पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था और दूसरी तरफ आम जनता अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रही थी। मतलब देश अंतरिक्ष में रॉकेट तो भेज सकता था, लेकिन बाजार में ब्रेड की अलमारियां खाली रहती थी। और जब तकनीक के मामले में भी ये पश्चिमी देशों से पिछड़ने लगे तो जनता का सिस्टम से मोह भंग होना तो पक्का था। अब आते हैं कहानी के टर्निंग पॉइंट पर, गोर्बाचेव और वो पतन जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। 80 के दशक के मध्य में एंट्री होती है मिखाइल गोर्बाचेव की। उन्होंने सिस्टम की कमियों को सुधारने के लिए दो नीतियां पेश की, पेरिस्ट्रोइका यानी सिस्टम का पुनर्गठन और ग्लासनोस्त जिसका मतलब था खुलापन। इरादा तो अर्थव्यवस्था को मॉडर्नाइज और डेमोक्रेटिक बनाने का था, लेकिन विडंबना देखिए, इन सुधारों ने अनजाने में राष्ट्रवाद के उस जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया जिसे वापस डालना नामुमकिन हो गया। घटनाओं की स्पीड लिटरली चौंकाने वाली थी। 1985 में सुधार शुरू होते हैं, 1989 में बर्लिन की दीवार ढह जाती है, 1990 आते आते लिथुआनिया आज़ादी की घोषणा कर देता है। अगस्त 1991 में कट्टरपंथियों द्वारा तख्तापलट की एक नाकाम कोशिश होती है और उसी साल दिसंबर में सोवियत संघ हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन जाता है। असल में इस पूरे विघटन का जो सबसे बड़ा और तुरंत असर करने वाला कारण साबित हुआ वो था राष्ट्रवाद का जबरदस्त उबाल। अपनी जातीय पहचान और आर्थिक निराशा से परेशान होकर रूस, बाल्टिक देशों और यूक्रेन में संप्रभुता की इतनी तेज लहर उठी कि इस विशाल केंद्रीकृत सिस्टम को उसका अंतिम और सबसे घातक झटका लग गया। चलिए अब बात करते हैं इसके कारणों और पूरी दुनिया पर पड़े इसके गहरे असर की। इस एक घटना ने रातों रात दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को पलट कर रख दिया। समाजवाद और पूंजीवाद का वो लंबा शीत युद्ध अचानक खत्म हो गया। अमेरिका अब दुनिया का इकलौता बॉस यानी एकमात्र सुपर पावर बन गया। इंटरनेशनल लेवल पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हावी हो गई और नक्शे पर कई ऐसे नए स्वतंत्र देश उभर आए जो अपने लिए नए गठबंधनों की तलाश में थे। लेकिन इन नए देशों के लिए ये ट्रांजिशन आसान नहीं था। अब बात करते हैं उस शॉक थेरेपी की जो एक बेहद दर्दनाक आर्थिक बदलाव था। कम्युनिज्म से पूंजीवाद की तरफ जाने का ये बदलाव कोई मामूली बात नहीं थी। जरा सोचिए, एक तरफ पुराना सिस्टम था जहां आपको हर जरूरी चीज पर सब्सिडी मिलती थी, उद्योग सरकार के थे और सामूहिक खेती होती थी, और फिर अचानक आपको सीधे एक फ्री मार्केट में धकेल दिया गया जहां तेज निजीकरण हो रहा था और सारी सब्सिडीज खत्म की जा रही थीं।
लोगों को सुरक्षित सरकारी ढांचे से निकालकर सीधे बाजार के बेरहम उतार चढ़ाव के हवाले कर दिया गया। इस शौक का अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं, 90%। जी हाँ, रूस के करीब 90% सरकारी उद्योगों को आनन फानन में प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल कहा जाता है, जहां अत्यंत मूल्यवान सरकारी कंपनियों को औने पौने दामों में नीलाम कर दिया गया। इस थेरेपी ने तो आम नागरिकों को बुरी तरह तबाह कर दिया। रूबल की कीमत धड़ाम से गिरी, भयंकर महंगाई आई और लोगों की जिंदगी भर की सेविंग्स देखते ही देखते शून्य हो गई। सामूहिक खेती का सिस्टम चरमरा गया और इस पूरी उथल-पुथल का फायदा उठाकर माफियाओं का राज हो गया। आर्थिक तबाही का आलम ये था कि रूस के 1500 में से आधे बैंक तो सीधे दिवालिया ही हो गए। इस आर्थिक बर्बादी के अलावा भी बहुत कुछ हुआ। आइए देखते हैं इस खंडित साम्राज्य से निकले नए राष्ट्रों और उनके संघर्षों को। जब इतनी बड़ी टूट-फूट होती है तो शांति कैसे रह सकती है? रूस के अंदर ही चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन भड़क उठे। ताजिकिस्तान में तो पूरे 10 साल तक सिविल वॉर चलता रहा। यूरोप में युगोस्लाविया के बंटवारे में इतना खून खराबा और जातीय नरसंहार हुआ कि अंततः नाटो को दखल देना पड़ा। और सेंट्रल एशिया में पानी और संसाधनों को लेकर जो नए विवाद शुरू हुए, वो बिल्कुल अलग ही परेशानी थे। इन सब के बीच भारत कहाँ था? चलिए नजर डालते हैं भारत और इन नए कम्युनिस्टवाद के देशों के साथ बनते नए गठबंधनों पर। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, जब ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही थी, तब भारत की सॉफ्ट पावर कमाल कर रही थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उज़्बेकिस्तान जैसे देशों में हमारे बॉलीवुड सितारों की गजब की दीवानगी थी और इसी आम जनता के सांस्कृतिक जुड़ाव ने कूटनीति के मोर्चे पर एक बहुत ही मजबूत पुल का काम किया। अगर हम भारत और रूस के आज के रिश्तों की बात करें तो वो भी एक मजबूत और बहुआयामी बेस पर टिके हैं। आर्थिक रूप से भिलाई के कारखानों से लेकर आज के बड़े एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स तक, राजनीतिक मोर्चे पर कश्मीर मुद्दे पर लगातार सपोर्ट और दुनिया को मल्टीपोलर देखने का हमारा साझा नजरिया, साथ ही डिफेंस उपकरणों की सप्लाई और हमारा गहरा कल्चरल कनेक्शन, ये सब मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो ऐतिहासिक भरोसे पर कायम है। तो दोस्तों, सोवियत संघ के इस पूरे सफर और पतन की गहराई को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या आज की इस आधुनिक दुनिया में कम्युनिज्म और पूंजीवाद के अलावा कोई और बेहतर, कोई ज्यादा मानवीय विकल्प मौजूद है? ये सवाल हमें भविष्य की व्यवस्थाओं के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।